तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल्स। उसमें हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल लिए हैं यहाँ पे CN- यानी कि साइनाइड आयन, ठीक है। तो उसी का एक एग्जांपल रिएक्शंस में देख रहे थे ये। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स लिया जा सकता है, जैसे कि C2H5Br लेते हैं, ठीक है, और एल्कोहलिक KCN लेते हैं, ठीक है। तो Br- बाहर निकल जाएगा और CN- इसके साथ आकर के लग जाएगा, तो C2H5 CN हो गया, C2H5 और ये CN आकर के लग गया, KBr बाहर हो गया, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन से होता है। और भी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। एक और चीज़ हम लोगों को समझना होगा, एक और तरह का एग्जांपल है यहाँ पे, कोई हेलोएल्केन जैसे लिए और KCN ना ले करके अगर मैं AgCN ले लेता हूँ, AgCN एल्कोहलिक, ठीक है, तो क्या होता है, ये बाहर निकलेगा और ये आकर के लग जाएगा, लेकिन लगने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। R के साथ NC लगेगा, R के साथ ये NC लगा, ठीक है, और AgX बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। NC ग्रुप को क्या बोला जाता है, आइसोसाइनाइड। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड, है ना। और AgX तो बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अंतर देख रहे हैं कि KCN से कराने पे CN ग्रुप मिला और AgCN से जब कराते हैं तो हम लोग को NC ग्रुप मिला। तो ये डिफरेंस तो है, KCN से कराने पे नाइट्राइल या साइनाइड, लेकिन AgCN से कराने पे आइसोसाइनाइड हम लोगों को मिलता है, ठीक है। ये डिफरेंस भी हम लोगों को नोट करके रखना है, ध्यान रखना है। इसका जरा सा रीज़न हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके साथ ये और इसके साथ ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे ये चीज़ हो रहा है। देखिए, एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल में एक टाइप होता है न्यूक्लियोफाइल का जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट, एम्बी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पहले समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, हम लोग उसी रिएक्शंस को समझ रहे हैं, बस वहाँ पे एक ये वर्ड है, इसको पहले जान लें। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इस तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम होता है, ठीक है, बट एक बार में कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स दे करके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर एक से ज़्यादा एटम्स कैपेबल है देने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स दे करके बॉन्ड बनाने के लिए, मगर एक बार में कोई एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है और बॉन्ड बनाता है। तो वैसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। यानी कि दोज न्यूक्लियोफाइल्स which have two donor atoms, दो डोनर एटम्स, ठीक है, which have two donor atoms but only one gives electron to another atom to form a bond। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग ने देखा CN ग्रुप। अब जैसे देखिए, ये एम्बिडेंट क्यों है, क्योंकि किसी केस में कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे के साथ तो CN ग्रुप लगा हो उस पर। किसी केस में क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को और फिर उसका बॉन्ड बनेगा उधर से, तो ये NC हो जाएगा, तो साइनाइड आइसोसाइनाइड। इसी तरह से और भी हो सकता है, जैसे SCN, इसको हम लोग बोलते हैं थायोसाइनेट, ठीक है, थायोसाइनेट। अगर लोन पेयर इधर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दे करके बॉन्ड बना रहा है तो NCS हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे आइसोथायोसाइनेट
एक है थायोसाइनेट और एक है आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। तो ये सब जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स होते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे ऐसे भी होता है NO2 नाइट्रो ग्रुप और ONO यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर देकर के बॉन्ड बनाया तो नाइट्राइड ग्रुप, है ना। ये हो गया नाइट्रो ग्रुप और ये हो गया नाइट्राइड ग्रुप, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो है ये दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ। समझ गए? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे? वैसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें एक से ज़्यादा यानी जनरली दो, जिसमें दो डोनर एटम्स हों। डोनर एटम्स मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम, जिसमें दो डोनर एटम्स हों मगर एक बार में कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर दोनों कैपेबल है, दोनों का योग्यता है इलेक्ट्रॉन देने का, मगर एक बार में कार्बन दे रहा है तो साइनाइड बोलेंगे, किसी एक बार में नाइट्रोजन दे रहा है तो आइसोसाइनाइड बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी सल्फर और नाइट्रोजन दोनों कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, ठीक है। बट किसी रिएक्शंस में किसी कंपाउंड में सल्फर दे करके बॉन्ड बनाएगा तो थायोसाइनाइड बोलेंगे। अगर मान लो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम लोग आइसोथायोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से NO2 ग्रुप, ONO ग्रुप, NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन अगर बॉन्ड दे करके बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन दे करके मतलब बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे। और अगर उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो अगर इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्राइट ग्रुप बोलेंगे, है ना। तो नाइट्रो, नाइट्राइट, थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब जो है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग बात अभी कर रहे थे कि जब हम लोग हेलो एल्केन को रिएक्ट करवाते हैं किससे? KCN से, अल्कोहलिक KCN, तो साइनाइड मिलता है। और अगर हम लोग उसे AgCN से कराते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। तो उसका रीज़न हम लोग समझने जा रहे हैं अभी कि क्यों ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोगों को एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल समझना ज़रूरी था। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, KCN जो हम लोग लेते हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मतलब ये दो आयंस, कैटायन और एनायंस आपस में अट्रैक्टेड है तब ये बॉन्ड बना है। यानी K+ और Cn- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑपोजिट चार्ज के चलते जो फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जब ये टूटेगा तो आयंस में टूटेगा, डिसोसिएट हो जाएगा ये K+ और Cn-। ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जब हम लोग हेलो एल्केन को KCN से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे कि ये एक पोलर कंपाउंड है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इससे, तो इसलिए क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब ये इससे रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो आयनिक कंपाउंड है इसलिए ये टूट जाएगा। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ध्यान रखेंगे। जब मैंने सिंगल लाइन दिया इसका मतलब क्या हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये कंपाउंड हो गया कोवेलेंट कंपाउंड। तो क्या होता है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव यहाँ पे आकर के अटैक करता है पॉजिटिव पर, क्योंकि इस पर प्लस है ना चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो उसका जो Cn- है वो इस पर आकर के अटैक करेगा, R पे आकर के, और इसलिए हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, R के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो C का बॉन्ड बनेगा, तो RCN ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और ये जब अलग होगा तो ये K के साथ मिल करके KX बना देगा। इस तरह से होता है रिएक्शन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर AgCN ले रहे थे, AgCN ये, तो ध्यान रखेंगे कि Ag और Cn यहाँ पर जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड जो हो गया वो हो गया कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। AgCN कंपाउंड है
यहाँ पे बॉन्ड हो गया कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कंपाउंड हो गया कोवेलेंट कंपाउंड। इसलिए क्या होगा कि ये तो आयंस में टूट नहीं पाएगा, प्लस माइनस तो हो नहीं पाएगा। तो होता ये है कि ये जो नाइट्रोजन है इस पे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड, अगर हम लोग बॉन्ड को दिखाना चाहें इस पर तो ऐसे दिखा सकते हैं, ये जैसे नाइट्रोजन है ये सी है, तो इसके और इसके बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड पूरा हो जाने के बाद एक लोन पेयर तो रह गया। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम AgCN को RX से रिएक्शन करवाते हैं तो ये आयंस में तो टूटा नहीं, बट ये तो पोलर कंपाउंड है ही, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इसलिए क्या होगा, इस पॉजिटिव पर ये जो लोन पेयर्स है वो आकर के अटैक करता है इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से जब वो आकर के अटैक करेगा तो क्या होगा, AG तो बाहर नहीं, जब ये अटैक करके इस पर आएगा तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे तो AG और X, AgX तो बन ही जाएगा साइड प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, R है लिखा हुआ, इस R के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बनेगा, है ना, इसके और इसके बीच में नाइट्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए बॉन्ड जो बना और NC लिख दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि बॉन्डिंग कैसे हो पा रहा है सेटिस्फाई, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड जब ऐसे दिए, 3 कोवेलेंट बॉन्ड था वो दिए, तो ये लोन पेयर दे करके बॉन्ड बनाया ना इसने, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा। तो इस प्लस माइनस को हम लोग बार बार लिखते नहीं हैं, सीधा RNC लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को अल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है। क्यों मिला AgCN से अल्काइल आइसोसाइनाइड, और क्यों हम लोगों को अल्काइल साइनाइड मिला जब हम लोग KCN से रिएक्शन करवाए, इसका मैंने यहाँ पे डिफरेंस बताया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि जब हम लोग हेलो एल्केन को KCN से रिएक्शन कराते हैं तो चूंकि KCN एक आयनिक कंपाउंड है, इसलिए क्या होता है वो आयंस में टूटता है और C पे नेगेटिव चार्ज आता है, और इसलिए हेलो एल्केन जो कि एक पोलर कंपाउंड है, R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए साइनाइड ग्रुप का जो C माइनस है वो अटैक इस पर करेगा और इस R का C के साथ बॉन्ड बनता है, और इसलिए हम लोगों को अल्काइल साइनाइड मिलता है। मगर जब हम AgCN से रिएक्शन कराते हैं तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड होने के चलते आयंस में टूटता नहीं है, और इस रीजन से क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, और इस तरह से ये जब अटैक करता है इस पर तो N के साथ इसका बॉन्डिंग बनता है, तो RNC होता है, यानी कि अल्काइल आइसोसाइनेट, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोग ये डिफरेंस देख रहे थे कि KCN और AgCN कैसे आपस में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग एक और रिएक्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, वो है सेम रीज़न के साथ, वही रीज़न है यहाँ पे भी, अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और रिएक्शन जैसे देख लें, अगर यहाँ पे भी वैसे ही होगा जैसे कोई हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन मैंने लिया। अब इसको अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ KNO2 से, और इसको मैं अगर रिएक्शन करा दूँ AgNO2 से, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे वैसे ही है, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, तो आयनिक कंपाउंड के चलते इसमें जब हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस पर K+, इस पर K- आता है, तो O- अटैक करेगा इस प्लस पर, तो इसलिए जो बॉन्ड बनेगा ऐसे RONO बनता है, हम लोगों को मेन कंपाउंड जो मिलता है वो ये मिलता है, ठीक है। और ये कोवेलेंट कंपाउंड होने के चलते क्या होगा, इसका लोन पेयर अटैक करेगा इस पर, है ना, ये लोन पेयर जब अटैक करेगा इस पे, ये पार्शियल पॉजिटिव लोन पेयर अटैक किया तो R के साथ N का बॉन्ड बनेगा, तो R के साथ N का बॉन्ड बन गया और ये साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया, ये हमारा बन गया नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो एल्केन, और ये अल्काइल नाइट्राइट, है ना। रीज़न वही है, रीज़न यहाँ पे ये आयनिक कंपाउंड, ये कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए इस तरह से अटैक होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने बात की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो बच्चों हम लोग क्लास 12th में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हम लोग लास्ट क्लास में पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे जिसमें था वो
एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें डिफरेंट रिएक्शंस हम लोग देखे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर लास्ट क्लास आपको याद होगा, और उसमें हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस भी देखे थे। आज हम लोग उसी का थोड़ा सा और डिटेल पे बात करते हैं, ठीक है। ज़रा सा समझना होगा। देखिए, ये जो एसएन रिएक्शन होता है किस टाइप का होता है, हम लोग बात किए थे हेलो एल्केन, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल डालते हैं और क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाता है और ये X माइनस बाहर हो जाता है। तो इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये जो होता है एसएन रिएक्शन, ये दो तरह का होता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है, इसको ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। SN1 रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाम हो गया दोनों का, यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर। जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनका जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट्स ये दोनों हैं, तो यहाँ पे इस दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे इसका रेट डिपेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे, और वो है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे SN1 रिएक्शंस का रेट निर्भर करता है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो SN1 रिएक्शन ज़्यादा, उसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा होने का, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। और जो बाईमॉलिक्यूलर होता है, बाईमॉलिक्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रेट होता है वो दो मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हेलो एल्केन जो है वो और जो न्यूक्लियोफाइल है वो, इस दोनों पे करता है, ठीक है। यूनिमॉलिक्यूलर में एक मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे और इसमें दोनों मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। ये जो रिएक्शन होता है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। दिस रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप्स। तो ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। ये जो है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप और सिंगल स्टेप, ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका 2 स्टेप रिएक्शन, इसमें 2 स्टेप में क्या होता है, तो जैसे ध्यान रखेंगे पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे मान लेते कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई एक हेलो एल्केन ले लिए, ठीक है। इस तरह से कोई एक 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लिए, तो फर्स्ट स्टेप में ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है ये बाहर निकल जाएगा और हम लोगों को एक इंटरमीडिएट कुछ ऐसा ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। और X माइनस यहाँ से बाहर निकल गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, कार्बोकेटाइन। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो दूसरा स्टेप है उसमें ये जो कार्बोकेटाइन बना, अब
जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई हैलो एल्केन है, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, X- बाहर निकला और वो न्यूक्लियोफाइल इस पर आया, तो वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, वही न्यूक्लियोफाइल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये इस पर अटैक करेगा। यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि ये जो अटैक होता है ये फ्रंट साइड से भी हो जाता है और रियर साइड से भी होता है, दोनों तरफ से। तो इसलिए हम लोगों को इन जनरल यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट मिलता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगा दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे R लग गया, R लग गया, R लग गया, ठीक है। और एक ये भी होता है कि इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो इधर से भी अटैक करेगा और इधर से भी करेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमको मिलता है, ठीक है। और इसमें अगर कोई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो एक कोई लेवो रोटेटरी होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा है एक दूसरे का, है ना। इसका ठीक उल्टा कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो कोई एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लेवो होगा, अगर ये लेवो है तो ये डेक्स्ट्रो होगा, है ना। तो जो मिक्सचर हम लोगों को मिलता है वो रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे मिलता है, या अगर इक्वल अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो ये रिएक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो हमें पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। और रेसिमिक मिक्सचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर ये मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है कार्बोकैटायन को, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोकैटायन फ्रॉम फ्रंट एंड रियर साइड। रियर मतलब बैक, रियर मतलब बैक साइड से, और आगे मतलब फ्रंट साइड से, ठीक है, अटैक करता है और रेसिमिक मिक्सचर मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन है, ठीक है, कोई हेलो एल्केन ले लिए CH3, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा हैलोजन के ऑपोजिट साइड से ही अटैक करता है। SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस साइड से अटैक करेगा, हैलोजन जिधर लगा है उसके उल्टे साइड से अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द हैलोजन, ठीक है। तो जब ये अटैक होता है तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जो मिलेगा यहाँ पे, तो जैसे कार्बन है आपका यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, ये हम लोग दिखा रहे हैं कि ऐसे डॉट 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 कर दिए और ये X, और फिर इधर डॉट 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 डॉट, और फिर इधर न्यूक्लियोफाइल, है ना, ये ऐसे। तो ये जो दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है कि कार्बन और हैलोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल जो इधर अटैक किया तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे बन रहा है। तो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना दोनों एक साथ दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट जो हम लोगों ने दिया है यहाँ पर, वो स्क्वायर ब्रैकेट का ये मतलब हुआ कि वो टेम्प्ररी है, मतलब रिएक्शन में जस्ट बहुत 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 थोड़े समय के लिए ये चीज़ प्रेजेंट हुआ, ठीक है। ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट में TS भी लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। 3 हाइड्रोजन्स जो लगा हुआ है वो 3 हम लोग ऐसे अपने दिखा दिए। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है, ठीक है। और फिर ये तुरंत क्या होता है कि फाइनली ये टूट के अलग हो जाएगा और ये फाइनली जुड़ जाएगा। तो फाइनली X- तो बाहर निकल गया, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये जुड़ जाएगा फाइनली। तो क्या होगा कि एक ऐसे हो गया और ये फाइनली जुड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या एक चीज़ देखेंगे
कि जो 3 हाइड्रोजन इस तरफ था वो 3 हाइड्रोजन अब इस तरफ लग गया, है ना। जो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन था वो राइट तरफ ऐसे टर्न हो गया, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर में होता है, हमारा इमेज लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, या फिर लैटरल का क्या मतलब होता है, साइड वाइज, एक साइड दूसरा साइड हो जाएगा, दूसरा साइड पहला साइड हो जाएगा, लाइक दिस। लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ, ये चीज़ ऐसे पलट गया, है ना। तो प्रोडक्ट जो हम लोग को मिलता है वो उसका लैटरल इन्वर्जन हो जाता है, लैटरली इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। ये हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट इज लैटरली इन्वर्टेड, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। यहाँ पर प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्म में मिल रहा था और वहाँ पे प्रोडक्ट का लैटरल इन्वर्जन हुआ, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग क्या नोटिस करेंगे, न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर रहा था। इस केस में न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड ऑफ एक्स से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बन फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ एक्स के उल्टा साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। एक और चीज़ हम लोगों को अब क्या समझना है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होगा, उसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर रहा है और इधर से भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की बात नहीं होती है, मतलब बड़ा अल्काइल ग्रुप वो अभी मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग ये जो 2 स्टेप में होता है, तो ये जो स्टेप होता है ना, ये स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है। अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी रिएक्शन के रेट पर ओवरऑल रिएक्शन का रेट निर्भर करता है ना। तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS शॉर्ट में लिख दिया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेप है वो ओवरऑल रिएक्शन के रेट को निर्धारित करता है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो इस केस में ये 2 स्टेप पे हो रहा है, तो जो पहला स्टेप है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। अब यहाँ पे अगर कोई 3 डिग्री हैलोएल्केन है, 3 डिग्री हैलोएल्केन है, तो ये जो X- रिलीज करेगा तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, है ना। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन चूँकि ज़्यादा स्टेबल होता है सबसे, इसलिए अगर यहाँ पे 3 डिग्री हैलोएल्केन रहेगा तो वो रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगा, क्योंकि ये जल्दी बनेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने जा रहा है। इसलिए 3 डिग्री हैलोएल्केन बहुत जल्दी कार्बोकेटायन बनाएगा और इसी पर पूरे रिएक्शन का रेट निर्भर कर रहा है। तो इसलिए क्या होगा, 3 डिग्री हैलोएल्केन अगर हम लोग लेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। 2 डिग्री लेंगे तो वहाँ जो कार्बोकेटायन बनेगा वो थोड़ा सा कम, लेस स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। 1 डिग्री लेंगे तो और स्लो होगा, मिथाइल हैलाइड लेंगे तो और स्लो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 3 डिग्री यहाँ पे जो ऑर्डर है अगर मैं स्टेप्स को कुछ यहाँ पे मिटा देता हूँ, जगह की कमी है इसलिए, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे देखूँ इसको, तो इस पॉइंट के बाद हम लोग ये यहाँ से मेंशन कर लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 3 डिग्री हैलोएल्केन अगर रहेगा, हम लोग इस तरफ SN1 लिख रहे हैं, ठीक है,
ये SN1 की बात हो रही है। तो 3 डिग्री हेलो एल्केन जो रहेगा उसका सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगा SN1 रिएक्शन शो करने का, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का होगा और फिर मिथाइल हैलाइड का होगा। ठीक है, इस केस में यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इससे ये बन जा रहा है एक ही स्टेप में। तो जब एक ही स्टेप में कोई रिएक्शन होता है तो उसी स्टेप पर ही ओवरऑल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। 2 स्टेप तो है नहीं, एक ही स्टेप है। तो ये स्टेप कितना जल्दी होगा वो हमें देखना है। तो ये स्टेप में अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूक्लियोफाइल जो है हैलोजन के उल्टे साइड से अटैक करता है हमेशा SN2 रिएक्शंस में। तो ये चीज़ कार्बन से जो ये 3 चीज़ें लगी हुई हैं, ये 3 चीज़ जितना छोटा साइज़ में होगा न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा इस कार्बन पे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी कि इस कार्बन से ये जो एटम्स लगे हुए हैं, अगर ये बड़े एटम्स होंगे मान लेते हैं, तो बड़े एटम्स होंगे तो इसको अटैक करने में मुश्किल होगी ना, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा मुश्किल से अटैक करेगा इस पर। ठीक है, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया। ओके, जितना छोटा साइज़ रहेगा यहाँ पे जो एटम्स हैं उसका साइज़ जितना छोटा रहेगा न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से इस पर अटैक करेगा। और सबसे छोटा साइज़ ये कब हो सकता है, जब 3 हाइड्रोजन्स हो, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो हाइड्रोजन अगर तीनों है तो यानी ये मिथाइल हो जाएगा। तो मिथाइल हैलाइड जो है उसका टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा इस रिएक्शन को करने के लिए, है ना। इस रिएक्शन को शो करने के लिए क्या होगा, मिथाइल हैलाइड का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि मिथाइल में कार्बन के साथ 3 छोटे छोटे एटम्स हैं और छोटे एटम्स होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे आसान हो जाएगा और ये रिएक्शन स्मूथली ज़्यादा फास्टर होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। सही है, इस रीज़न से, तो इसलिए मिथाइल हैलाइड। ठीक, अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लग जाए तो यानी एक बड़ा साइज़ हो गया तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसको थोड़ा अटैक करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए 1 डिग्री हेलो एल्केन थोड़ा मुश्किल होगा, यानी उसका स्लो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप हो जाए, ये दोनों, तो 2 बड़े ग्रुप्स अगर आ जाएंगे तो इस न्यूक्लियोफाइल को और मुश्किल होगी अटैक करने में। तो इसलिए 2 डिग्री हेलो एल्केन में स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब 2 डिग्री हेलो एल्केन में जब स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा हो जाएगा तो इसको अटैक करने में और मुश्किल होगी, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा। 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री वाले केस में यानी कि तीनों एल्काइल ग्रुप, अगर तीनों एल्काइल ग्रुप हो जाए तो बड़ा बड़ा 3 एल्काइल ग्रुप इसके साथ लगा रहेगा, तो इसको तो अटैक करने में और मुश्किल होगी ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ज़्यादा हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन और स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन होने में डिफरेंट हेलो एल्केन्स का ये ऑर्डर होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल हैलाइड। और SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है होने का, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा किस में कम होगा, उसके हिसाब से अगर हम लोग अरेंज करें तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा और हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कोई रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ओके, और सेम रिएक्शन करवा रहे हैं, एक ही रिएक्शन कोई, लेकिन उसमें सॉल्वेंट अलग अलग लिए हुए हैं। एक को पोलर सॉल्वेंट में करवा रहे हैं रिएक्शन को, और एक को हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक को पोलर और एक को नॉन पोलर में करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ SN2 है। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट में करवाते हैं रिएक्शन, तो आपको याद होगा पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, अमोनिया, ये सब पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर सॉल्वेंट में कोई चीज़ जो है वो पोलराइज हो जाएगा, है ना, वो भी जो है किसी सब्सटेंस को पोलराइज कर देता है। दैट मीन्स पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस चार्ज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, 2 पोल्स डेवलप करवा देता है। और उससे क्या होगा, अगर कोई सब्सटेंस को वो पोलराइज कर देता है तो
तो उस केस में अगर हम लोग हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन अगर पोलराइज हो जाएगा ज़्यादा तो क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो उसका SN1 रिएक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है ना। पोलर सॉल्वेंट पोलराइज कर देगा हेलो एल्केन को, तो जब वो पोलराइज कर देगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन अभी हम लोग जस्ट देख रहे थे कि SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म देखा हम लोगों ने, उसमें क्या देखा था कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उस कार्बोकेटायन पे, ठीक है। तो और कार्बोकेटायन जो फॉर्म होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना जल्दी वो रिएक्शन होगा। तो पोलर सॉल्वेंट में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हेलो एल्केन्स का, तो क्या होता है, वो हेलो एल्केन ज़्यादा पोलराइज हो जाता है, पोलराइज हो जाने के चलते कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाता है, और कार्बोकेटायन अगर बना इसका मतलब SN1 होने का उसका टेंडेंसी होगा, है ना। तो पोलर सॉल्वेंट रहने से SN1 रिएक्शन होने का टेंडेंसी होता है, ओके। तो पोलर सॉल्वेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन, ठीक है। और इधर अगर देखें उल्टा कर सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म होगा और SN2 में कार्बोकेटायन तो बनता नहीं है, याद रखना है, वो फर्स्ट स्टेप में ही होता, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है, वो उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वहाँ पे कहीं पे कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो और नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। और तीसरी बात, अगर मान लेते हैं एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलाइड आयन डिफर कर रहा है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसा होगा, और सेम ऑर्डर यहाँ भी होगा, इस बात को भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। देखेंगे कि यहाँ पे अंतर नहीं है, इस पॉइंट में अंतर नहीं है, लास्ट वाले पॉइंट में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सारा फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है, सिर्फ हैलोजन डिफर कर रहा है अगर, तो आयोडाइड आयन का टेंडेंसी, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर ये अगर हम लोगों को कंपेयर करना हो कि मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड दोनों में किसका ज़्यादा टेंडेंसी होगा SN1 करने का, तो इसका ज़्यादा होगा और ब्रोमाइड का कम होगा। अगर हमें ये उसी में ये कंपेयर करना है कि SN2 किसका ज़्यादा किसका कम, तो वहाँ भी यही ऑर्डर होगा, ठीक है। कारण क्या है, अगर एल्काइल ग्रुप दोनों का सेम है तो यानी कि अंतर पड़ेगा हैलाइड आयन से, और हैलाइड आयन अगर इस तरह का है जैसे आयोडाइड आयन है, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बढ़ता जाता है ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के चलते हैलोजन एटम का साइज भी बढ़ता है। तो अगर आयोडाइड लगा हुआ, मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड, तो आयोडाइड का साइज बड़ा है, तो कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो लंबा होगा, है ना। बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पर। एटम का साइज जितना बड़ा होता है बॉन्ड का लेंथ भी उतना बड़ा होता है, बॉन्ड उतना लंबा होता है, और बॉन्ड जितना लंबा होगा बॉन्ड उतना कमज़ोर भी होता है, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है कि मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड में अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों ही केस में क्या होगा कि आयोडीन चूँकि बड़ा है तो कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड कमज़ोर होगा और इसलिए वो टूटेगा। तो इसलिए SN1 का भी ज़्यादा टेंडेंसी होगा, SN2 का भी ज़्यादा होगा, किससे, मिथाइल ब्रोमाइड से। अगर हम मिथाइल ब्रोमाइड और जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है और मिथाइल क्लोराइड है, इस दोनों में अगर हम लोग तुलना करें तो किसका SN1 ज़्यादा होगा, इसका SN1 ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस केस में क्लोरीन से ज़्यादा बड़ा साइज़ है ब्रोमीन का, तो बॉन्ड यहाँ पे वीक होगा इसलिए जल्दी टूटेगा, ठीक है। जितना जल्दी टूटेगा, हम लोग जो SN2 में पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से निकलेगा, दूसरा अटैक आसानी से करेगा, और जितना जल्दी टूटेगा कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा, तो इसलिए ये बात होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है SN1 और SN2 का डिफरेंस, ये एग्ज़ाम्स में आता भी है, अलग अलग कंपाउंड्स दिए रहते हैं, कई बार हमें बताना होता है कि कौन सा कंपाउंड
ज़्यादा SN1 शो करने का टेंडेंसी होगा, किस कंपाउंड का SN2 ज़्यादा शो करने का टेंडेंसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे, अलग अलग कंपाउंड्स लेंगे हम लोग और NCERT से, और उसके कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पे बेस्ड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अरेंज करना है SN1 या SN2 के हिसाब से। ठीक है, ओके।